हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कॉलिजन के केस का डिस्कशन करेंगे, इलास्टिक और इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक। और उसमें कॉलिजन का डेरिवेशन करेंगे, जिसमें कि हम वेलोसिटी का कैलकुलेशन करते हैं आफ्टर कॉलिजन। तो कॉलिजन के रिलेशन में हमने आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन्स लॉ में करा दिया है कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक। और दूसरा, कॉलिजन से जो रिलेटेड अदर पॉइंट थे एक दो, वो डिस्कस हो चुके हैं, जैसे रिकॉइलिंग ऑफ गन, वो हमने आपको न्यूटन्स लॉ में करा दिया है। हम यहाँ पर सीधे जो है वो कॉलिजन को स्टार्ट करेंगे। आप लोग हेडिंग डालें, कॉलिजन और इम्पैक्ट। कॉलिजन और इम्पैक्ट। तो दो बॉडी जब कोलाइड करती हैं, जैसे दो बॉल हैं, और आपस में जब उनका कॉलिजन होता है, उस समय थोड़ी देर के लिए जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी में चेंज होती है। ठीक। देखिए, जब दो बॉडी कोलाइड करेंगी तो नेचुरल है कि साउंड प्रोड्यूस होगी, कुछ एनर्जी हीट के टर्म्स में भी जाती है और कुछ इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी के टर्म्स में जाती है। यहाँ पर दो चीज़ों का कंजर्वेशन है, एक मोमेंटम और दूसरा काइनेटिक एनर्जी का। मोमेंटम जो कंजर्वेशन लॉ है वो यूनिवर्सल है और वो सभी में लगता है, इसलिए वो चाहे कॉलिजन इलास्टिक हो और चाहे इन इलास्टिक हो, दोनों में ही मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, और आगे आपको बताएंगे कि ड्यूरिंग कॉलिजन भी मोमेंटम कंजर्व रहता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलास्टिक कॉलिजन में तो कंजर्व रहती है, इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। काइनेटिक एनर्जी हम ये देखो, अभी बताया कि जब दो बॉडी कोलाइड करेंगी तो काइनेटिक एनर्जी जिस समय कॉलिजन हो रहा है उस समय साउंड प्रोड्यूस होगा, हीट में टर्म्स में जाएगा, और थोड़ा इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी, जैसे इलास्टिसिटी में होती है ना एनर्जी वायर और स्प्रिंग में, ठीक उसी तरह से बॉडी थोड़ा कंप्रेस हो जाएंगी और थोड़ी देर के लिए एनर्जी उसमें कन्वर्ट होती है। तो हम इलास्टिक कॉलिजन में ये मान कर चलते हैं कि साउंड और हीट प्रोड्यूस तो हो नहीं रही है, और जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी है वो हमें वापस मिल जाती है फिर से। इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन कंजर्व रहती है। समझ गए होंगे बात। और इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, उसमें साउंड और हीट के टर्म्स में एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो आप पहले जरा डेफिनेशन नोट करें, लिखिए। कॉलिजन और इम्पैक्ट में कॉन्सेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखें, डेरिवेशन 11th में आता है। देखिए, इट इज़ एन आइसोलेटेड इवेंट, इट इज़ एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच ए स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू और more bodies for a short time, and motion of an object change due to mutual interaction. It is an isolated event in which a strong force acts between two or more bodies, दो या दो से ज़्यादा, more bodies, for a short time, and motion of an object change due to mutual interaction. नेक्स्ट पैरा में लिखें, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज इज नॉट नेसेसरी। अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज इज नॉट नेसेसरी। कॉलिजन में ये जरूरी नहीं है कि बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट हो उनका फिजिकल। नॉट नेसेसरी फॉर कॉलिजन एज इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। As in Rutherford scattering experiment, there is no physical contact. There is no physical contact. देखिए, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें दूर से हम अल्फा पार्टिकल, अल्फा में भी पॉजिटिव है, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल, इसको लाते हैं तो ये प्लस प्लस होने की वजह से रिपेल करता है और ऐसे चला जाता है, रिवर्स वापस भी आता है, लेकिन एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। तो ध्यान रखना कि कॉलिजन के केस में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट लिखें एजम्पशन। इसमें कुछ एजम्पशन है। देखिए, कॉलिजन जो होता है, आपको मालूम है कि मोमेंटम जब कंजर्व रहेगा जब उसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। देखिए, कॉलिजन का जो टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट होता है,
तो हम उसमें जैसे दो बॉल टेबल पर हैं और उनमें कोलिजन हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए जब कोलाइड करेंगी तो ए बॉडी बी पर फोर्स डालेगी। मान लीजिए बॉडी ए और बी है तो बी ए पर डालेगी, उसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक, अगर वर्टिकल में हम थ्रेड से अटैच कर दें बॉल को दो को और स्ट्राइक कराएं तो उसमें ग्रेविटी भी लग रही है। हम इन दोनों को वहाँ निगलेक्ट कर देते हैं, फ्रिक्शन और ग्रेविटी को। लिखिए, एजम्पशन लिखें, इन ए कोलिजन द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सच एज in a collision the effect of external force such as gravity or friction are not taken into account due to small duration of collision and average impulsive force जो हैवी फोर्स लग रहे हैं, average impulsive force responsible for collision is much larger than external force acting on the system। यानी जो फोर्स लग रहे हैं, जो आपके जो इम्पैक्ट में फोर्स लगेगा वो इतना हैवी है कि वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ग्रेविटी और फ्रिक्शन वगैरह के। तो एक तो टाइम का ड्यूरेशन शॉर्ट है और दूसरा इम्पल्सिव फोर्स बहुत हैवी है, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तीन तरह के कॉलिजन हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। देखिए, जो इलास्टिक कॉलिजन है हम उसी को परफेक्टली इलास्टिक भी बोलते हैं, जनरल में हम उसको इलास्टिक ही बोलते हैं। आइडियल केस है, लिखिए आप हेडिंग डालें, इलास्टिक कॉलिजन। ए कॉलिजन इन विच देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, is called an elastic collision. It is an ideal case. Basic characteristics are, ये ideal case है। Basic characteristics are, लिखें, नंबर 1, linear momentum is conserved। मोमेंटम यूनिवर्सल होता है, कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सेकेंड पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। ड्यूरिंग कॉलिजन थोड़ी देर के लिए काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी में चेंज होती है और बाद में रीगेन हो जाती है। ठीक, और टोटल एनर्जी तो सभी में कंजर्व होती है, इसलिए ये दो पॉइंट आपके मेन हैं। नीचे यहाँ पर नोट कर दें एक अलग से, इसी में, kinetic energy is not converted in any other form of energy। Kinetic energy is not converted in any other form of energy like heat or sound। During collision, kinetic energy converts into elastic deformation energy and again converted into kinetic energy। हमने बोला है कि kinetic energy is not converted into any other form of energy like heat or sound energy। हीट और साउंड में कन्वर्ट नहीं होगी क्योंकि वो वापस रिगेन नहीं हो सकती है। ड्यूरिंग कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी एंड अगेन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी में चेंज होती है और फिर से वापस आती है। बॉल जो होती हैं वो थोड़ी देर के लिए, जब उनमें दो बॉडी में जब कॉलिजन होगा तो वो कंप्रेस होंगी, वही जो कंप्रेशन हो रहा है वही इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है उनका, उसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी और फिर वापस आ जाएंगी अपनी शेप में। आइडियल केस है। सेकंड हेडिंग डालें, इन इलास्टिक कॉलिजन, ए कॉलिजन इन विच देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ए कॉलिजन इन विच देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कॉल्ड एन इनइलास्टिक कॉलिजन। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर, नंबर 1 लिखें, linear momentum is conserved। Kinetic energy is not conserved। A part of kinetic energy is converted into heat energy and sound energy। सभी कॉलिजन इनइलास्टिक होते हैं। एक आइडियल केस इलास्टिक कॉलिजन का प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, लेकिन हम कुछ जगह इनको एजम्पशन कर लेते हैं। जैसे किसी बॉल को आपने अगर फर्श पर ऊपर से ड्रॉप करा दिया
और अर्थ पर स्ट्राइक करेगी, एक वेलोसिटी गेन करेगी। अगर कॉलिजन के बाद वो सेम वेलोसिटी गेन कर लेती है तो इलास्टिक कॉलिजन है। अगर कॉलिजन के बाद वो सेम वेलोसिटी गेन करेगी तो नेचुरल है कि वो कॉलिजन के बाद सेम हाइट तक जाएगी जहाँ से आपने ड्रॉप किया है। जैसे आपने यहाँ से ड्रॉप किया है तो बॉल गिरने के बाद फिर वापस यहीं तक आएगी, अगर इलास्टिक कॉलिजन है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कॉलिजन इनइलास्टिक होते हैं, इसलिए सेम वेलोसिटी को गेन नहीं करेगी। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में दिया है कि वो सेम हाइट को गेन कर रहा है तो इसका मतलब आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी सेम है और इसका मीनिंग है कि वो कॉलिजन इलास्टिक है। ठीक, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालें, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। इफ टू बॉडीज स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कॉलिजन देन कॉलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। अगर दो बॉडी कॉलिजन के बाद आपस में मर्ज हो जाएं, स्टिक हो जाएं, एक साथ मूवमेंट करने लगें कॉमन वेलोसिटी से, नेचुरल है जब स्टिक हो गई तो एक साथ मूवमेंट करेंगी, आफ्टर कॉलिजन उनका वेलोसिटी कॉमन होगी। ये काफ़ी आसान इजी केस होता है, तो ऐसा कॉलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन होगा। ठीक, इफ टू बॉडीज स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कॉलिजन देन कॉलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए मड थ्रोन ऑन ए वॉल स्टिक टू द वॉल। अगर मड को आप वॉल पर स्ट्राइक कराते हैं तो वो वहीं पर स्टिक हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि हमने एक बॉल का एग्जाम्पल दे दिया कि इलास्टिक में अगर सेम हाइट तक गेन करती है तो आप इलास्टिक कॉलिजन का केस उसको लेंगे। अब आप डेरिवेशन पर आएँ और हेडिंग डालें वहाँ पर, इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। देखिए इसमें ये दो बॉल हैं, ये आपकी जा रही हैं राइट को। एक बॉल का मास m1 है, दूसरे का m2, u1 वेलोसिटी और दूसरे की वेलोसिटी u2 है। ये हो गया केस आपका बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन इनमें इम्पैक्ट होगा। देखिए ये बॉल जो पीछे जा रही है ये जब ही कोलाइड करेगी जब आपकी वेलोसिटी u1 ग्रेटर देन u2 होगी, ये नेचुरल बात है। ठीक, जब ये बॉडी, हम इसको बॉडी ए ले रहे हैं, इसको बी ले रहे हैं, ये बॉडी जब कोलाइड करेगी ए और बी तो बी बॉडी ए पर फोर्स डालेगी इस तरफ, एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और ए बॉडी बी पर फोर्स डालेगी, ये होगा एफ बी ए। ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे, डायरेक्शन हमने बना दिए हैं। और इसके बाद ये ड्यूरिंग कॉलिजन हुआ, ड्यूरिंग कॉलिजन। इसके बाद दोनों बॉल अलग होकर अलग अलग वेलोसिटी से, ये v1 से और ये v2 से, uv में मिक्सिंग ना हो, ठीक से बनाना, m1 और m2। ये डायग्राम बना आफ्टर कॉलिजन। ठीक, बिफोर कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन। इसमें कॉलिजन के बाद जो वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, इस जनरल केस में ये v2 ग्रेटर देन v1 हो जाता है। अब आप नोट करें, देखिए सपोज टू बॉल्स ए एंड बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, सपोज टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ masses m1 and m2 are moving along the same straight line। इनिशियली लिख दें, आर मूविंग इनिशियली along the same straight line with velocity u1 and u2 when u1 greater than u2, u1 greater than u2, ध्यान रखना, then relative velocity of approach becomes u1 minus u2, ठीक से लिखना, then relative velocity of approach becomes u1 minus u2। देखिए ध्यान से, ये जनरल टर्म यूज किया जाता है जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक, तो अगर ऑब्जर्वर बी पर बैठा होगा तो उसको ए ऐसा लगेगा कि जैसे पास में आ रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2, जिसको माइनस करते हैं ऑब्जर्वर उस पर होता है। ठीक, इफ u1 ग्रेटर देन u2, और तभी कॉलिजन भी होगा। ठीक,
क्या लिखा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिकम्स u1 माइनस u2, लेट कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक आफ्टर कॉलिजन, v1 इज द वेलोसिटी ऑफ a एंड v2 इज द वेलोसिटी ऑफ b। वहाँ बना रखा है v1 इज द वेलोसिटी ऑफ a एंड v2 इज द वेलोसिटी ऑफ b। ये बॉडी a और ये बॉडी b। लिखा, ये इलास्टिक कॉलिजन है एंड v2 इज द वेलोसिटी ऑफ b along सेम स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है कॉलिजन, along द लाइन है, वन डायमेंशनल है। लिखिए, आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी v2 ग्रेटर देन v1। अगर इलास्टिक कॉलिजन परफेक्टली होता है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा आती है। देखिए, आफ्टर कॉलिजन v2 ग्रेटर देन v1, हेंस बॉडीज सेपरेट आफ्टर कॉलिजन। ये वेलोसिटी जब ज़्यादा होगी तो सेपरेट हो जाएंगी, और अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा है ए पर तो ये बॉडी उसको दूर जाते हुए दिखाई पड़ेगी, तो ये बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। लिखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन इज v2 माइनस v1। माइनस किया गया है v1 को, यानी कि ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ठीक। और इसमें ये चीज़ कभी कभी प्रूव करने को भी आती है कि प्रूव करें कि इलास्टिक कॉलिजन में कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा, ठीक। अब सीधे लिखें, बाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। ड्यूरिंग कॉलिजन, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, ड्यूरिंग कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, ठीक। इलास्टिक कॉलिजन में ड्यूरिंग कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। वैसे वो ड्यूरिंग कॉलिजन किसी में भी कन्वर्ट हो जाती है बाद में, तो काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगाएंगे बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन, और लगाते मोमेंटम में भी यही है, बिफोर एंड आफ्टर। लेकिन मोमेंटम ड्यूरिंग कॉलिजन भी कंजर्व होगा। क्यों होगा? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ, यहाँ देखें, जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो हमेशा वेरीफाई करेगा, ये दोनों फोर्स हमेशा इक्वल और अपोजिट होंगे, और हर समय पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होगा एक्सटर्नल, इसलिए मोमेंटम ड्यूरिंग कॉलिजन भी कंजर्व रहेगा। तो फटाफट इक्वेशन लिखें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हमने शॉर्ट में लिखा COME, तो कराएं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, यानी कि फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन। नीचे नोट कर देना, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन। हाफ m1 v1 स्क्वायर आफ्टर कॉलिजन, हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 और u2 स्क्वायर। u1 u2 ठीक से बनाना, v1 और v2 कॉपी में। इसमें ध्यान से देखें, 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक। हम u1 और v1 को एक साइड लेकर आएंगे, तो m1 v1 स्क्वायर, और यहाँ से जो मास m1 वाला है उसको इधर ले आएंगे, m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 u2 स्क्वायर माइनस, ठीक से लिखना, थोड़े से में ही मिस्टेक हो जाती है इसमें। ये हमने m1 v1 स्क्वायर लिखा है, m1 u1 स्क्वायर को हम इधर ले आए हैं, और ये वाला m2 v2 स्क्वायर को इधर ले गए, 1/2 को कैंसिल कर दीजिए। इसमें मास m1 को कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, इसमें m2 को कॉमन ले लें तो u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इसको डालिए इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ, लिखिए, बाई कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम लिखना है, बाई कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम इज इक्वल टू बिफोर कॉलिजन, यानी मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू बिफोर कॉलिजन, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल। तो मोमेंटम है m1 v1 m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। इसमें भी आप मास m1 को कॉमन लें और v1 माइनस u1 ये वाला टर्म लेफ्ट को लेकर आएँ, और ये m2 v2 को राइट में ले जाएं, और इसमें m2 को कॉमन ले लें। इससे सलूशन करना है हमको, इसे निकालना है।
ये देखिए उधर जाकर ये माइनस में हो गया और u1 इधर माइनस हो गया। इसको आप डालें इक्वेशन नंबर 2, ठीक, और फिर इनको डिवाइड कर दें। तो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दें। जरा ध्यान से देख लें, डिवाइड चाहे आप लिख कर करें, m1 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पर, और m2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम एक लाइन नोट नहीं कर रहे हैं, ओके। m1 कैंसिल, m2 कैंसिल, क्या आया डिवाइड करने पर, b1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई b1 माइनस u1, ठीक। लेफ्ट साइड डिवाइड कर दी। अब राइट साइड u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u2 माइनस v2। अब ये होल स्क्वायर है, इन्हें एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे, एक में माइनस करेंगे, इनको भी एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे, एक में माइनस करेंगे, तो नेगेटिव वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। आप चाहे लिख कर करें और चाहे डायरेक्ट करें। यहाँ पर ध्यान दें क्या आएगा, b1 प्लस u1 बचेगा, कैंसिल कर दिया हमने डायरेक्ट। आप एग्जाम में एक ब्रैकेट में प्लस और माइनस करके कॉपी में और कट करके तब ये लाइन लिखना, ओके। यहाँ पर क्या बचा, u2 माइनस v2, सॉरी प्लस, नेगेटिव वाला टर्म कैंसिल हो गया, ठीक। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पर हम एक लाइन प्रूव करते हैं, कभी कभी एग्जाम में प्रूव करने के लिए भी आता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच यहाँ पर था, क्या था, बी पर था ऑब्जर्वर, अभी लिखा है आपने u1 माइनस u2, यहाँ देखिए आ रहा है u1 माइनस u2, इसको लेफ्ट में ले आए, u1 माइनस u2, ये लिख दिया हमने u1 माइनस u2, और b1 को उधर ले जाएं तो क्या बना, b2 माइनस b1, ये बना आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और वो बना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। नीचे नोट कर दें, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, नोट करें, इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक। अगर यहां तक प्रूफ करने को आता है तो आप यहीं तक इसको नोट कर दें, ठीक। अब इस जो डेरिवेशन किया जा रहा है इसका पर्पज ये है कि आपको u1 और u2 वेलोसिटी गिवन है, मास गिवन है, आपको v1 और v2 निकालना है। तो v1 और v2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो नेचुरल है कि दो अननोन है, तो एक इक्वेशन तो ये ले लेंगे, ये वाली, और एक मोमेंटम की ले ले रहे, मोमेंटम वाली ये वाली आपकी इक्वेशन है m1 v1 m2 v2, और हम सब यहाँ से हटा रहे हैं, दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और v1 और v2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो ये हटाइए यहाँ से। अब दो इक्वेशन जो हमारे पास बचती हैं, ये तो ये ले लें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाली, और या फिर ये ले लें, क्योंकि ये इक्वेशन इसी से बनी है, ठीक। तो ये भी हम हटा दे रहे हैं, यहाँ नोट कर देना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये दो इक्वेशन है मेन आपकी, जिनसे आपको सॉल्व करना है। हम अपनी इक्वेशन को यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं, दूसरी वाली। एक इक्वेशन ये थी आपकी मोमेंटम वाली, ये, और दूसरी इक्वेशन जो है, आप दो इक्वेशन डाल चुके हैं, नंबरिंग आप चाहें जहाँ से ले लें। यहाँ पर ध्यान दें, दूसरी इक्वेशन से ये वाली है, इसको हम यहाँ पर पहले नोट कर रहे हैं, फिर उनको साइमल्ट इधर हम सॉल्व करेंगे। v1 प्लस u1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2, ये बनी थी इक्वेशन, ठीक। अब यहाँ से v2 की वैल्यू निकालिए और पुटअप कीजिए, v1 की निकाल लो तो v2 आ जाएगा, v2 निकाल लोगे तो v1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि आपने इतना प्रूव कर लिए, जो वैल्यू है v2 की, हम v1 पहले निकालेंगे, ठीक। v2 यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर, इससे ये वाली इक्वेशन, इसको हम थर्ड डाले दे रहे और इसको यहाँ फोर्थ या बना लें, क्योंकि इक्वेशन आप कोई भी बना लें, ठीक। यहाँ से वैल्यू आप निकालिए v2 की, ठीक। तो v2 होगा v1 प्लस u1 माइनस u2, ठीक, और पुट इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन, उसमें ऊपर वाले में पुटअप कर दें। अब जरा ठीक से देखना इसको, ठीक। यहाँ पर m1 v1 प्लस m2 v2 की जगह ये वैल्यू पुटअप करें, v1 प्लस u1 माइनस u2, ये डाल दी वैल्यू यहाँ पर, ठीक, इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। हमारा यहाँ पर्पज है
V1 को कैलकुलेट करना। ठीक, तो V1 देखिए यहाँ पर भी है, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक, और जो अदर टर्म हैं उनको हम राइट को लेकर जाएंगे सब। ओके, जरा ध्यान से देखना आप। M1 U1 ये नोट किया, M2 U2 नोट किया। ठीक, और इसमें से M2 V1 हमने जो है वो यहाँ पर लिख, ये M1 V1 है और ये M2 V1 है, सॉरी ये M2 V1 है, इसको यहाँ लिखा रहने दिया। ठीक, V1 को कॉमन लेंगे अब, क्योंकि हमें V1 कैलकुलेट करना है। अब ये टर्म M2 U1 ये नेगेटिव में गया, इसको यहाँ लिख दें, ये लिख दिया M2 U1। ठीक, और ये नेगेटिव टर्म इधर आके पॉजिटिव बन गया, ये बन गया M2 U2। ये समझ में आ गई होगी बात आपकी। ठीक, यहाँ से क्या करें कि V1 को कॉमन ले लें, तो ये बन गया M1 प्लस M2। ओके, अब इसको थोड़ा सेट कर लें। यहाँ पर ध्यान से देखें, ये M2 U2 है, ये M2 U2 है, इन दोनों में से U1 को कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में क्या बचा, M1 माइनस M2 प्लस, और ये दोनों मिलकर ट्वाइस हो गए, ट्वाइस M2 U2। और अब यहाँ से डिवाइड कर लो, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन तैयार हो गया, U1 इन ब्रैकेट M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इसको डिवाइड कर दें M1 प्लस M2 को राइट में ले जाकर, प्लस ट्वाइस M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये आपका एक एक्सप्रेशन तैयार हो गया V1 वाला। ठीक, अब V1 की वैल्यू अगर हमने जो इक्वेशन 3 लिखी है चाहे इसमें डाल दें, हम अपनी इक्वेशन चेक कर लें। आपका जो V1 आया है वो M1 माइनस M2 ठीक है अपान M1 प्लस M2 ट्वाइस M2 U2 डिवाइडेड बाई, और ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से, इक्वेशन को बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है न्यूमेरिकल को लगाने के लिए। अब हमने V1 कैलकुलेट कर लिया, अब हम V2 कैलकुलेट करेंगे, तो V1 की वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देंगे, इस इक्वेशन में कर दी पुटअप। ठीक है ना, जब हमें V1 कैलकुलेट हो गया है तो V2 की वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे, इससे हमारा V2 कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम ये इक्वेशन भी हटा रहे हैं यहाँ से, हमारे पास वो इक्वेशन लिखी हुई है, उसी में हम पुटअप कर देंगे वैल्यू को। हमें V1 हमने कैलकुलेट कर लिया है, हमको यहाँ पर अब V2 निकालना है। कॉलिजन अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी इनइलास्टिक कॉलिजन के बहुत सारे केस जो है वो कंडीशन में आते हैं। देखिए यहाँ पर अब हमें V2 कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू जो V1 की है वो इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। आप लिख लेना वहाँ, पुट द वैल्यू ऑफ V1 इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन को नोट कर दें। ओके, देखिए U1 ये वैल्यू पहले V1 की यहाँ डाल रहे हैं, U1 इन ब्रैकेट M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस ट्वाइस M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और इसको लिख ले U1 माइनस U2। नेचुरल है कि इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा M1 प्लस M2 का, तो M1 प्लस M2 का एलसीएम ले लें। ठीक, थोड़ी सिमेट्री है, जब फार्मूला लर्न होगा, फार्मूला तो लर्न रखना ही है, फार्मूला अगर लर्न रखेंगे ना तो कहीं अगर कुछ मिस्टेक भी होगी तो उसको आप सेट कर ले जाएंगे। ठीक, जरा ध्यान से देखें, M1 U1 एक एक पॉइंट को नोट करें, यहाँ पर लिख रहा है M1 U1, हो सकता है स्पेस न बचे, हम जरा ऊपर लिख रहे हैं M1 U1, ये दोनों मल्टीप्लाई किया, फिर U1 का मल्टीप्लाई माइनस M2 में, माइनस U1 M2। ठीक, ये वाला लिखिए, प्लस ट्वाइस M2 U2। अब M1 प्लस M2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एलसीएम लिया है, पहले U1 इसमें मल्टीप्लाई करें, तो U1 M1 प्लस U1 M2, फिर ये हमने U1 मल्टीप्लाई किया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस U2 का, तो M1 माइनस U2 और माइनस M2 U2, ये बना जाकर अब V2। ठीक, तो नीचे तो M1 M2 आएगा ही,
ठीक है ना। इसमें यहाँ पर अब जरा ध्यान दें क्या क्या टर्म बचते हैं और ट्वाइस में क्या क्या आ रहा है। ये एक M1U1 है और एक जगह और होगा M1U1, ये है, क्योंकि वहाँ फार्मूले में ट्वाइस M1U1 आता है। तो इसको जरा हम पास पास ले रहे हैं पहले। ये सेकेंड टर्म को जो मिल गया हमें, ट्वाइस M1U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। चेक करें फार्मूले को, V2 वाले को, ट्वाइस M1U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इसको हम उधर पास में ही लिख रहे। अब क्या बचता है जरा देखिए वहां पर आप फटाफट। इस वाले टर्म को यहाँ पर नोट करें, ट्वाइस M1U1 डिवाइड, इसी का ध्यान रखना, यहाँ M2U2 है, यहाँ M1U1 है, यही चीज़ आती है, M1 प्लस M2 प्लस, ठीक। इसमें यहाँ पर U2 की जगह U1 है और यहाँ U1 की जगह U2 हो जाएगा, और डिवाइड में तो है ही है M1 प्लस M2। अब यहाँ पर देख लें क्वांटिटी कौन कौन सी हैं। देखिए U1 M2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, ठीक। ये आपका ट्वाइस M2U2, इसमें माइनस कर दें M2U2 को, तो क्या बचा, M2 और U2 पॉजिटिव में, माइनस M1U1, ये आ गया आपका माइनस M1U2। तो इसका मतलब U2 हमने कॉमन ले लिया है और यहाँ पर आ रहा है M2 माइनस M1। ये देखिए सिमेट्री बन गई दोनों फार्मूले की, इसमें M1 माइनस M2 है, इसमें M2 माइनस M1 है। ये बाकी U1 U2 को इंटरचेंज कर दें। फार्मूला आपको लर्न रखना है, एक उसमें M2 माइनस M1 है। अब हम इसको हटाते हैं जल्दी। ये फार्मूला दोनों लर्न रखेंगे, जिससे कि डेरिवेशन करते समय अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसको जो है लर्न होगा तो सेट कर ले जाएंगे आप डेरिवेशन को। ये हमने निकाल लिए आपके V1 और V2। अब इसमें कुछ स्पेशल केस हैं, उनको आप थोड़ा जल्दी नोट करें, इसी के साथ हम उसको भी फिनिश कर देंगे। लिखिए पहला केस, व्हेन द टू बॉडीज आर ऑफ इक्वल मास, व्हेन द टू बॉडीज, स्पेशल केस हेडिंग डालें और नीचे लिखें व्हेन द टू बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेस। अगर दो बॉडीज इक्वल मास की हैं, फर्स्ट केस, इसका मतलब है कि M1 = M2 होगा, दोनों मास इक्वल हैं। देखिए ये जीरो हो जाएगा पोर्शन, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा क्योंकि M1 M2 इक्वल है। अब यहाँ पर अगर मास M डालेंगे तो ये मास M प्लस M मिलकर क्या बनेगा, ट्वाइस M, और ट्वाइस M से कैंसिल हो गया। इसका मतलब V2 = U1 आया। ठीक से देख लें आप, वैल्यू डालकर देख लीजिए, M1 M2 इक्वल हैं, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर मास को इक्वल डाल दें तो ये भी ट्वाइस M होगा और ट्वाइस M से ये कैंसिल होगा, यहाँ पर V2 = U1 आ जाएगा। और थोड़ा थिंकिंग करें कि रिजल्ट क्या आ रहे हैं। इसके बाद ये हमने V2 निकाला, इसमें चेक करें, यहाँ पर भी ये ट्वाइस M कैंसिल हो जाएगा और V1 = U2 हो जाएगा, ये U2 आ गया, बाकी ये कैंसिल हो गए। इसका मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई। U1 U2 क्या थी, वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन थी, ठीक। ए बॉडी की वेलोसिटी U1 थी, ठीक, उसकी कितनी बन गई, U2। और जो बी बॉडी की वेलोसिटी थी बिफोर कॉलिजन वो U1 थी, ठीक, वो किसकी हो गई, वो V2 किसके इक्वल हो गया, U1 के, यानी कि वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई। नीचे नोट कर दें, वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कॉलिजन, वेलोसिटी ऑफ ए, कैपिटल ए है, आफ्टर कॉलिजन = वेलोसिटी ऑफ बी बिफोर कॉलिजन। Velocity of A after collision = velocity of B before collision, and velocity of B after collision = velocity of A before collision। और नीचे नोट कर दें, if the two bodies of equal mass collide, if the two bodies of equal mass collide elastically in one dimension, then after the collision bodies will exchange their velocity। If the two bodies of equal mass collide elastically in one dimension, then after the collision bodies will exchange their velocity। उनकी velocity जो है वो exchange हो जाएगी, ठीक।
अब देखिए, अगर मान लीजिए सेकंड केस, जो वेलोसिटी सेकंड वाली थी यानी u2 वो 0 है, यानी कि जो बॉडी B है वो एट रेस्ट है, बॉडी B एट रेस्ट, यानी u2 जो है वो 0 है। तो इसमें अगर आप u2 को 0 कर देंगे तो वेलोसिटी v2 की आ जाएगी। तो v2 कितना आया, ट्वाइस m1u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और v1 कितना आ गया, u2 को 0 डाल दें यहाँ पर, तो ये वेलोसिटी बन गई u1 ब्रैकेट में m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर u2 0 है यानी कि सेकंड बॉडी रेस्ट में है, और इसी में नोट करना, इफ इन दिस केस m1 इज इक्वल टू m2 यानी ये वाला केस, तो इसमें अगर u2 को यहाँ डाल सकते हैं आप, m1 m2 को इक्वल कर दें, ये 0 हो गया, तो v1 क्या हो गया, 0, ठीक। और इसमें m1 m2 डाल देंगे तो v2 किसके इक्वल आ गया, u1 के। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, u2 0 है तो u2 0 डाल दें तो v1 0 हो गया, और v2 किसके इक्वल हो गया, u1 के। क्या हो गया, इसका मतलब जो फर्स्ट बॉडी थी वो रेस्ट में आ गई, क्योंकि वेलोसिटी इंटरचेंज होती है जब मास इक्वल हैं। तो अगर सेकंड बॉडी रेस्ट में है और बॉडी अगर कोलाइड कर रही है तो फर्स्ट बॉडी रेस्ट में आ जाएगी और सेकंड बॉडी उसी वेलोसिटी से चल देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोट कर दें, व्हेन बॉडी ए कोलाइड अगेंस्ट द बॉडी बी, व्हेन बॉडी ए कोलाइड अगेंस्ट द बॉडी बी ऑफ इक्वल मास एट रेस्ट, देन बॉडी ए should come to rest and body B should move with velocity of body A. When body A collide against the body B of equal mass at rest, then body A should move, body A come to rest and body B should move with velocity of body A. इसी में लिख दें 100% of kinetic energy of A, 100% of kinetic energy of A ट्रांसफॉर्म टू बॉडी बी, 100% काइनेटिक एनर्जी ए की ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी प्रैक्टिकली कराया जाता है। अगर किसी टेबल पर ये बहुत सारी बॉल रखी हुई हैं, थोड़ा टेबल फ्रिक्शन लेस और वैसी हो, और एक बॉल अगर हम लाके यहाँ पर स्ट्राइक कराते हैं तो ये बॉल रेस्ट में आ जाती है और लास्ट वाली बॉल चल देती है आगे को। वर्टिकली भी डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है इसका। अगर कहीं आप एग्जीबिशन वगैरह में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे इनका डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है कि फर्स्ट बॉडी रेस्ट में आ जाती है और सेकंड बॉडी मोशन में आ जाती है। ये दोनों फार्मूले और ये स्पेशल केस जो है ये आपको अच्छी तरह से लर्न रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इफ m2 ग्रेटर देन m1, इफ m2 ग्रेटर देन m1, तो m2 बहुत बड़ा है। आप डायरेक्ट यहाँ पर अगर m2 बहुत ज़्यादा बड़ा है तो m1 को 0 कर दें तो तब भी रिजल्ट आ जाएंगे। अगर इसमें 0 करोगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, और इसमें m1 को 0 करेंगे तो ये 0 होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो b2 जो है वो किसके इक्वल हो गया, u2 के इक्वल हो गया। देख के रख के देख ले, इसमें m1 0, ये 0 चला गया, यहाँ 0 0, ये m2 कैंसिल हो जाएगा और u2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक इसी तरह से b1 यहाँ से चेक करें, m1 को 0 रखें, इसमें यहाँ m1 को 0 रख दें यहाँ पर, तो ये दोनों m1 0 हो गया, m2 कैंसिल, लेकिन ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया, माइनस u1 प्लस यहाँ m1 को 0 कर दें, m2 कट जाएगा और ट्वाइस u2 आ जाएगा। बाकायदा फार्मूले में वैल्यू रखकर और तब दिखाना, ठीक। तो m2 बहुत हैवी है इस केस में जो हमने यहाँ पर अभी आपको जो लिखाया है, ठीक। m2 ग्रेटर देन m1, तो m1 को 0 कर दिया। इसमें एक स्पेशल केस आता है कि अगर इसी केस में इफ टारगेट बॉडी, लिखिए इफ टारगेट बॉडी एट रेस्ट, यानी कि अगर u2 जो है वो 0 है तो क्या होगा, v2 0 रहेगा, ठीक, और v1 इज इक्वल टू माइनस u1 हो जाएगा। इसका मतलब m2 कौन सी है बॉडी जिस पर आप स्ट्राइक कर रहे हो, ठीक। अगर वो बॉडी बहुत हैवी है और उस पर अगर कोई बॉल स्ट्राइक करते हैं तो उसकी वेलोसिटी पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वो रेस्ट में है तो अभी भी रेस्ट में रहेगी। लेकिन जो पहले वाली बॉडी है वो रिवर्स हो जाएगी। जैसे आप किसी दीवार में, वॉल में अगर बॉल को मारते हैं तो वो वापस आ जाएगी रिवर्स,
जैसे फर्श पर कोई बॉल स्ट्राइक करती है तो वापस ऊपर रिवर्स हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई और वॉल की वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। समझ में आ गई होगी बात। लिखिए, व्हेन लाइट बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट द हैवी बॉडी एट रेस्ट, व्हेन लाइट बॉडी कोलाइड against the heavy body at rest, then light body rebounds with its own velocity and heavy body remains at rest और हमने एक एग्जाम्पल आपको बता ही दिया है। इसका सेकंड केस, अगर m1 ग्रेटर देन m2 हो, इसका रिवर्स केस, उसमें m2 को 0 डाल दें, यानी कि जो बॉडी आ रही है आपकी वो बहुत हैवी बॉडी है। यहाँ पर m1 ग्रेटर देन m2, ठीक। तो पहले तो रिजल्ट बना लें। अगर m1 ग्रेटर देन m2 है तो m2 को 0 डाल दीजिए। यहाँ m2 को 0 करिए तो m1 कैंसिल हो जाएगा, तो v2 क्या आएगा, ट्वाइस u1 प्लस यहाँ पर m1 ग्रेटर, m2 को 0 करिए, यहाँ 0 करिए तो माइनस आ जाएगा, माइनस u2। ठीक इसी तरह से v1 निकालें, यहाँ पर m2 को 0 डालिए, ये 0 डाला, m1 कैंसिल हो गया, u1, और यहाँ पर अगर आप m2 को 0 डालेंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। ये रिजल्ट बना। पहली बॉडी बहुत हैवी है, इसी में अगर जो सेकंड बॉडी है यानी बी वाली बॉडी अगर वो रेस्ट में है, इसका मतलब u2 0 है, तो देखिए क्या रिजल्ट बन रहा है, v2 हुआ ट्वाइस u1, ठीक, और v1 हुआ u1। इसका मतलब अगर कोई बहुत हैवी बॉडी किसी बहुत हल्की बॉडी से स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, जो बॉडी हैवी वाली है पहले तो रेस्ट में थी, वो उसकी डबल वेलोसिटी से चल देगी और पहले वाली बॉडी सेम वेलोसिटी से चलेगी। पहले बॉडी में कोई चेंज नहीं होगा, वो तो अपनी सेम वेलोसिटी से ही जाएगी क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी है। समझ गए, टारगेट बॉडी रेस्ट में है तो लिख दें, मोशन ऑफ हैवी पार्टिकल इज अनअफेक्टेड। ठीक है ना, बहुत कोई हैवी बॉडी अगर वेलोसिटी से जा रही है तो नेचुरल है कि उसकी वेलोसिटी अफेक्टेड नहीं होगी। ये सब आइडियल केस हैं, ध्यान रखना। मोशन ऑफ हैवी पार्टिकल इज अनअफेक्टेड while the light particle moves at a speed twice that of heavy particle। ठीक, वो डबल स्पीड से चलने लगेगा। तो ओके स्टूडेंट, हमने आपको कॉलिजन का डेरिवेशन करा दिया है और उसके जो स्पेशल केस हैं उनका भी डिस्कशन कर दिया। इलास्टिक और इनइलास्टिक की हमने आपको बेसिक डिफिनीशन भी बता दी है। इसी को आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके।